Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Toppers Top. So guys, आज पार्ट 9 ऑफ करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट इंडिया लुक्स टू सिक्योर डॉलर स्वैप लाइन। तो देखिए ये जो डॉलर स्वैप लाइन है ये बेसिकली है क्या, जिसके बारे में ये न्यूज़ है। तो देखिए इंडिया जो है वो यूएस के साथ वर्क कर रही है एक डॉलर स्वैप लाइन को क्रिएट करने के लिए। देखिए इससे बेसिकली होता क्या है कि जितने भी एक्सटर्नल अकाउंट होते हैं किसी भी कंट्री के, उसकी एक बेटर मैनेजमेंट हो सकती है अगर कोई भी कंट्री जो है अपने बीच में डॉलर स्वैप लाइन को ले आती है या मतलब एग्रीमेंट साइन कर लेती है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि देखिए जब कोई ना कोई पेंडेमिक है या फिर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ चुकी होती है जिससे किसी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है, जैसे कि आप ये देखिए कि अमेरिका जो है उसने ईरान के ऊपर ही क्राइसिस जो सैंक्शंस थे वो लगा दिए। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस तो ईरान के अंदर आएगा, क्योंकि वो जो है नेचुरल गैसेज है या फिर जो पेट्रोलियम उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि उस कंट्री को अपने जो फंड्स होते हैं वो सेफ रखने होते हैं। तो ये वाली जो लाइन बनाई जाती है डॉलर स्वैप लाइन, ये इसलिए बनाई जाती है कि जो एब्रप्ट आउटफ्लो हो रहा होता है फंड्स को, उसको कंट्रोल किया जा सके और उसके लिए एक्स्ट्रा सेफ गार्ड्स लिए जा सके, जैसे कि अब कोरोना वायरस लॉकडाउन में हमारी कंट्री में देखा जा रहा है। तो ये बेसिकली है क्या एग्रीमेंट। तो देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है कि दो जो कंट्रीज होते हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है तो वो किसके थ्रू होता है, यूएस डॉलर के थ्रू होता है, कि मतलब जो करेंसी एक्सचेंज होती है या फिर जो भी सामान खरीदना बेचना होता है बेसिक पर। यहाँ पे अगर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में हो जाता है तो जो भी खरीद बेच होती है वो लोकल करेंसीज में ट्रेड होती है, ना कि यूएस डॉलर के अंदर होती है। तो इसमें और बेसिकली क्या होता है कि जो प्री डिटरमाइंड रेट्स होते हैं एक्सचेंज के, वही कंट्री पे करती है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ऊपर, और इसमें किसी भी थर्ड कंट्री जैसे कि यूएस डॉलर जो है करेंसी हो गई उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, बिकॉज ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट फॉर्म करता है और ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू पूछे जाते हैं। फिर देखिए आपको ये बात जाननी कि इंडिया जो है उसका अभी तक किसी के साथ क्या ऐसा एग्रीमेंट है। तो देखिए इंडिया जो है उसने 75 बिलियन डॉलर का जो बायलेटरल करेंसी स्वैप लाइन है वो जापान के साथ पहले से ही साइन कर रखी है। तो इसमें जो करेंसी की डीलिंग होती है, मतलब कोई भी चीज़ की ट्रेडिंग होती है वो लोकल करेंसी के अंदर ही होती है। उसके बाद देखिए आरबीआई जो है ऐसी स्वैप लाइंस को इवन जो सार्क रीजन के अंदर सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनको भी ऑफर करता है, और इसका टोटल अमाउंट $2 बिलियन का है। तो ये दोनों पॉइंट्स, इवन तीनों ही पॉइंट, ये पूरी स्लाइड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ के लिए, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आपको देखिए कि बेनिफिट क्या है इस चीज़ का कि स्वैप लाइन एग्रीमेंट, ये तो हमने देख लिया कि ठीक है आउटफ्लो फंड्स नहीं होता है। ये क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज रेट जो होता है या फिर जो अदर मार्केट रिस्क होते हैं, जैसे कि जो करेंसीज है वो फ्लक्चुएट भी होती रहती है, तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं उसका खतरा खत्म हो जाता है। वहीं पे क्या होता है कि देखिए थर्ड करेंसी, मान लीजिए कि यूएस डॉलर में चाहे तो बढ़ावट आ रही है चाहे गिरावट आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो थर्ड करेंसी के अंदर जो भी वॉलेटिलिटी आती है, मतलब चेंजेस आते हैं, तो उसका रिस्क जो है वो लोकल करेंसी के ऊपर ना पड़े ना ही ट्रेड के ऊपर पड़े। इस वजह से भी इस लाइन को फॉलो किया जाता है। और इसमें देखिए क्या होता है कि जब हम मल्टीपल करेंसी एक्सचेंज करते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, बैंकिंग कुछ चीज़ें होती है जिसके अंडर क्या होता है कि चार्जेस इन्वॉल्व किए जाते हैं सर्विस के या फिर करेंसी एक्सचेंज के अंदर। तो ऐसे चार्जेस जो होते हैं वो नहीं लगते, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फंड्स है वो सेव हो सकते हैं उस कंट्री के पास, जबकि ऐसी कोई पेंडेमिक जैसी चीज़ें और जो भी डोमेस्टिक करेंसी होते हैं उसके ऊपर जो भी स्पेक्युलेटिव अटैक्स किए जाते हैं दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, वो डिस्करेज हो जाते हैं, वो आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं। वन थिंग मोर गाइस कि हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, अगर कोई यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कैंडिडेट भी इस वीडियो को देख रहा है, कि जो यूपीएससी है वो 31 मई को प्रीलिम्स का एग्जाम लेगा या नहीं लेगा। तो आज जो है फाइनल ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें ये कहा गया है कि 3 मई के बाद ही कोई इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो बट जो ईपीएफओ के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये है कि आज नोटिफिकेशन आ चुकी है, पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। तो अब टॉपर स्टॉप इट आने वाले 10 डेज़ के लिए थोड़ा मैं बिजी रहने वाली हूँ, क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, मेरे लिए एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ अभी एक ही वीडियो आएगी डेली करंट अफेयर की फॉर 10 डेज़। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की टॉपिक की मान लीजिए कि कोई टॉपिक निकल के आता है और मेरे जो टीम मेंबर्स वो मेरे को कहते हैं कि आप ऐसा कुछ बना दीजिए, तो उस टाइम सिर्फ बन सकते हैं, वरना 10 डेज़ के लिए प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए।
कीजिएगा मेरे साथ, क्योंकि ये मेरा भी ड्रीम है सिविल सर्विसेज। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट पूल टेस्टिंग एडवाइजरी इशूड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो देखिए आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ICMR जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसके अंदर केसेस इतने कम कोरोना वायरस के इस वजह से क्योंकि इंडिया ने WHO की बातें ना मानकर ICMR की बातें मानी है। तो अब ICMR जो है उसने अपनी कुछ और गाइडलाइंस कही है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है सभी स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर हम कोविड-19 की टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों की, तो उसमें पूल्ड सैंपल्स को किया जाए। पूल्ड सैंपल्स का क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहा गया है कि जब सैंपल टेस्ट किए जाते हैं किसी भी पर्सन के, तो इस तरीके से हमें देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट करना है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी लैब है, उसके अंदर 10-10, 20-20, 50-50 सैंपल्स जो है वो एक साथ टेस्ट होने लग जाते हैं, तो उस टाइम में देयर आर चांसेस ना कि कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसी मिस्टेक रोकने के लिए और रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में ना आए, ये कहा गया है कि जो आप अपनी सैंपल टेस्टिंग करते हैं उसकी आप पूलिंग कर लीजिए, मतलब कि उसका जो नंबर है वो कम रखिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सैंपल्स बोले गए हैं जो पूलिंग के अंडर रखे गए हैं, उसमें कहा गया है कि एक टाइम में सिर्फ 5 सैंपल्स जो है वो ही रखने चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, मतलब 5 सैंपल से ज़्यादा एक टाइम में टेस्टिंग नहीं होंगी। और ये सिर्फ जो मेथड है पूलिंग का वो उन एरियाज़ में दिया गया है जहाँ पे कि कोविड-19 की जो प्रिवलेंस है वो बहुत ज़्यादा लो है। मतलब कि अगर टेस्ट आते हैं, मतलब कि सैंपल्स आते हैं, उसमें से सिर्फ 2% से कम अगर टेस्टिंग पॉजिटिव निकल के आती है, उस एरिया में आप एक टाइम में सिर्फ 5 सैंपल्स को ही यहाँ पे एक साथ टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लेस है जिसमें 2% से ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि देखिए अगर पॉजिटिव रेट जो है किसी एरिया में 2% से 5% के बीच में है, तो सैंपल पूलिंग जो की जाएगी PCR के अंडर, जिसको मैं पहले एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ अगर आपने करंट अफेयर की वीडियो स्टार्टिंग से देखी है तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो पूलिंग है वो सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए किया जाए जो कि एसिम्प्टोमेटिक है। मतलब कि हॉस्पिटल के अंदर अगर मान लीजिए कि 50 पेशेंट आए, 20 पेशेंट तो ऐसे थे जिनके अंदर कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स देखने को मिले और 30 पेशेंट ऐसे थे कि जिनके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो वो जो 20 पेशेंट्स है उनका तो आप अच्छे तरीके से कीजिए, जल्दी टेस्टिंग कीजिए, पूलिंग के थ्रू मत कीजिए। बट जो ये 30 पेशेंट है जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनके आप सैंपल्स जो है वो 5-5 करके लगाइए, आराम से लगाइए, उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि जो पुलिंग ऑफ सैंपल है वो उस एरिया में रिकमेंड नहीं की गई है जहाँ पे 5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ रही है केसेस की। तो ये वाले फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए ये बेसिकली है क्या कि ये जो पूल टेस्टिंग एल्गोरिथम है, इसमें क्या होता है कि जितने भी सैंपल्स होते हैं मल्टीपल इंडिविजुअल्स के, उनको एक साथ रखा जाता है टेस्ट ट्यूब में और फिर उनको स्क्रीन किया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि PCR टेस्ट के थ्रू बहुत जल्दी जो है रिजल्ट्स आ जाते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पर्सन पॉजिटिव है कौन सा नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ होती है जिस तरीके से इसको इंडिविजुअल सैंपल्स को टेस्ट किया जाता है उसको हम पूल डिकन्वोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो वो पर्सन जो होता है वो नेगेटिव प्रूफ हो जाता है। और बेसिकली पूल स्क्रीनिंग क्या है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है, मतलब कि केसेस मिल रहे हैं, तो उसको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब और चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ICMR कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस में है, न्यूज़ में है, तो आपको इसके पॉइंट्स याद रखने चाहिए। पहली बात तो यह है ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि इंडिया के अंडर फॉर्मुलेशन करती है, कोऑर्डिनेशन करती है और प्रमोशन करती है बायोमेडिकल रिसर्च के लिए। ये सबसे पुरानी और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड की। और अगर हम फंडिंग की बात करते हैं तो किसके थ्रू की जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, उसमें इसकी फंडिंग की जाती है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट बैंक सखी और BC सखी प्ले वाइटल रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो देखिए हमें पता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च किया गया था और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वीमेन थी वो अब आगे आई हैं हेल्प करने के लिए। तो क्या है कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर वीमेंस वर्किंग है उनको अब एक टाइटल दिया गया है एज एन BC सखीज या फिर बैंक सखीज, जिनमें ये क्या काम करेंगी कि ₹500 जो है ये हर उस फीमेल को दे के आएंगी जिनके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना है लॉकडाउन के चलते, ताकि उनको फाइनेंशियल इश्यूज ना आए। तो देखिए जो BC सखीज है ये बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीमेन है जिनको कि एज ए बिजनेस कोरोस्पोंडेंट फॉर बैंक्स में अपॉइंट किया गया है, मतलब ये अब बैंक्स के लिए काम करेंगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो SHG है
ये सभी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंडक्ट करेंगी, और उसके बाद जितनी भी बुक कीपिंग एक्टिविटीज़ है, मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड्स रखने हैं अब यही फीमेल्स रखेंगी। और देखिए इससे इनका क्या फ़ायदा है, इससे बेसिकली क्या होता है कि बैंक के बिहाफ से उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ छोटा मोटा कमीशन दिया जाता है, जिससे कि उनकी अर्निंग्स भी होती है और जो और लोग हैं उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब आपको ये देखना है कि जन धन योजना है क्या बेसिकली। तो कमेंट सेक्शन में तो पहले आप बताइए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च कब की गई थी। उसके बाद देखिए ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसे नाम दिया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, जिसमें कि हर इंडियन सिटीजन्स के बैंक अकाउंट को ओपन किया गया था और इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जा रहा है। अफोर्डेबल एक्सेस की जा रही है फाइनेंशियल सर्विसेज की, जैसे कि जो लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, रेमिटेंसेज जिनके आते हैं, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर ही। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट कोलैब कैट। कोलैब कैट क्या है बेसिकली कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन तीनों ने मिलकर कोलैब कैट जो है इसे रिसेंटली लॉन्च किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो अटल इनोवेशन मिशन था और ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, इसके ऊपर यूपीएससी 2019 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था और ये कहा गया था कि ये किसके अंडर आते हैं, और उसका ऑप्शन नीति आयोग था। तो देयर आर चांसेस कि अगर ये दोबारा न्यूज़ में है तो यूपीएससी ईपीएफओ में आपसे वही प्रीवियस ईयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो अटल इनोवेशन मिशन है वो आपका नीति आयोग के अंदर आ रहा है, या फिर जो अटल टिंकरिंग लैब्स है वो नीति आयोग के थ्रू लॉन्च की गई है। यहाँ पे जो कोलैब कैट है वो तीनों के थ्रू मिलकर बनाया गया है। इसका जो एम है कोलैब कैट का वो ये है कि यहाँ पे बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं अटल टिंकरिंग लैब के, उनको एक ग्रेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके ताकि वो 3D कंप्यूटिंग एडेड डिज़ाइंस जो है उनको क्रिएट कर सके पूरी कंट्री के अंदर, और फ्री फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इसके थ्रू हो सके। तो ये वाले पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द पत्तचित्रा। तो पत्तचित्रा क्या है बेसिकली कि ये जो है एक आर्टिस्ट की कैटेगरी है जो कि आपको उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। और बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ कि जिन लोगों का लाइवलीहुड यहाँ पे इफेक्ट हुआ है कोविड-19 की वजह से, तो ये हेरिटेज क्राफ्ट विलेज ऑफ रघुराजपुर इन उड़ीसा के अंदर रहते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं कि एक क्लॉथ होता है, उस क्लॉथ के ऊपर ये पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो पिक्चर पेंटेड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ जो है ये आर्टिस्टिक फॉर्म होती है पत्तचित्रा के अंडर, और ये किस एरियाज के अंडर मिलते हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सब पूछने के पूरे चांसेस है। तो चलिए अब हमने करंट अफेयर डिस्कस करें, हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, मैंने आपसे पूछा था, जिसमें कि फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट इसमें लिखी हुई थी कि इट इज़ डेवलप्ड बाय नास्कॉम, एंड सेकंड स्टेटमेंट थी कि इट विल अनेबल पीपल टू असेस देमसेल्फ द रिस्क ऑफ कैचिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस अमोल एंड अश्वनी, आप दोनों के जो आंसर्स थे बिल्कुल एक टाइम पे आए थे, तो मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई कि कौन सा पहला आया है कौन सा बाद में आया, बिल्कुल सेम टाइमिंग दिखाई जा रही थी। और हाँ, वन थिंग मोर गाइस कि ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि किस टाइम करंट अफेयर की वीडियो आएगी। तो सुबह 10 बजे जो है अब डेली करंट अफेयर की वीडियो आ जाएगी। बाय चांस अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है और मैं नहीं कर पाती हूँ तो भी 12 बजे तक आ जाएगी, बट 10 जो AM है वो फाइनल टाइम है करंट अफेयर की वीडियो के लिए। तो इसका हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ सही है, इट विल अनेबल पीपल टू असेस देमसेल्फ द रिस्क ऑफ कैचिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ये जो नास्कॉम के थ्रू डेवलप किया गया है ये स्टेटमेंट गलत है। तो जिन बच्चों ने नहीं इस चीज़ को, सॉरी कैंडिडेट्स ने जिनको उन्होंने इसको अटैम्प्ट नहीं किया था, मैं उन्हें बता दूं कि ये जो ऐप है इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को ये अनेबल करना कि वो अपने आप को एजेस कर सकते हैं कैचिंग वायरस फ्रॉम कोरोना। और यहाँ पे और जो वर्किंग इसका किस तरीके से किया जाता है, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो कि अदर डिवाइसेस से डिटेक्ट की जाती है, सेम ऐप के ऊपर इसकी वर्किंग की जाती है। और उसके बाद देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उससे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और ये जो हेल्प है, ये जो ऐप है ये बेसिकली हेल्प करेगा कि जो क्विक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो हो सके, पता चल सके कि कौन सा पर्सन पॉजिटिव है उसकी ट्रेसिंग की जा सकती है। और ये जो है ये नास्कॉम के थ्रू डेवलप नहीं किया गया है, ये एक पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के थ्रू किया गया है जिसमें कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। और प्राइवेसी अपहेल्ड की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है पर वो नहीं चाहता कि उसकी आइडेंटिटी रिवील की जाए, या फिर
कौन इस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो प्राइवेसी के लिए किया गया है कि जितना भी पर्सनल डाटा कलेक्ट किया जाएगा ऐप के थ्रू वो एनक्रिप्टेड होगा, मतलब कि वो किसी भी को लीक नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें प्राइवेट रखी जाएगी। तो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू ICMR रिकमेंडेशन नो मोर देन 5 सैंपल्स आर अलाउड फॉर पूल्ड सैम्पलिंग। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ICMR इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट इज A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1, no 2। तो प्लीज़ एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज BC Sakhi हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप। एंड सेकेंड इज बैंक सखी आर बिजनेस कोरस्पोंडेंट फॉर द बैंक्स। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दोनों देखनी है। A इज 1 only, B 2 only, C बोथ 1 and 2, neither 1, no 2। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बेसिकली जो BC Sakhi है वो हाँ बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए उसको कंडक्ट करती है, और ये बिजनेस कोरस्पोंडेंट भी अब बैंक्स की बन रही है। क्योंकि देखिए बिजनेस का क्या मतलब होता है कि अगर आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी आपको कुछ वापस बदले में दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कमीशन बैंक के थ्रू दिया जाता है, तो वो बिजनेस कोरस्पोंडेंट ही हो गई है। तो C ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलैब कैट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज IIT मुंबई, सॉरी, B इज IIM अहमदाबाद, C ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड D इज नीति आयोग। तो प्लीज़ एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, नीति आयोग के थ्रू कोलैब कैट को किया गया। और गाइज ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज पत्तचित्रा। पत्तचित्रा क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो ए इन बंगाल ट्रेडिशन इट इज सेंटर अराउंड कालीघाट। एंड सेकेंड थीम इज बेस्ड ऑन हिंदू मिथोलॉजी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज आर करेक्ट। A इज 1 only, B 2 only, C बोथ 1 and 2, neither 1, no 2। तो ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि ये बेसिकली उड़ीसा के अंडर है। इस ऐसा कालीघाट का इसका सेंटर अराउंड नहीं है, और हिंदू मिथोलॉजी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक क्लोथ जो है उसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ की जाती है। अब जो क्वेश्चन है आपका कल के लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन होल रेफर्स टू। तो ओजोन होल से आप क्या समझते हैं। A इज होल इन ओजोन लेयर, B डिक्रीज इन द ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर, C डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड D इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन ट्रोपोस्फेयर। तो तीनों चारों ऑप्शंस आपके सामने, इसे अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा इस चीज़ के लिए। और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।